Good evening to everyone. I hope so everyone has joined the meeting. All of you are getting the voice? Yes. सबको आवाज़ आ रही है प्रॉपरली? और स्क्रीन भी चेक कर लो एक बार, स्क्रीन विजिबल है क्या? ठीक है। सर वो होमवर्क वाले क्वेश्चन में डाउट है। कौन से वाले क्वेश्चंस में? कल भेजे थे ना। होमवर्क किया था सॉल्व? यस सर। वेरी गुड। किसको डाउट आए? पल्लव सर। पल्लव को। हाँ, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 24 में सेकंड वाले में। 24 में सेकंड वाला क्वेश्चन कौन से सेक्शन का है ये? क्वेश्चन नंबर 24 आरसी सर्किट का है कि एलसी सर्किट का है? किसका क्वेश्चन है? वो कल 4 पेज भेजे थे ना आपने ग्रुप में। हाँ 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 हाँ। इवनिंग क्लास के बाद। अच्छा अच्छा, उसमें 24 में डाउट है? हाँ, एसी सर्किट वाले में। एसी सर्किट में उसमें एसी सर्किट वाले में डाउट है। एक मिनट, क्वेश्चन देखने दो मेरे को। और बाकी लोगों ने ट्राई किए थे क्वेश्चन सारे? सबसे हो गए थे सॉल्व? Question number 24. A 100 ohm iron is connected to 110 volt 60 hertz wall plug. What is the peak potential difference and what is the average potential difference? तो average potential difference कैसे निकालोगे, है ना? एवरेज क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम, है ना? मैक्सिमम पोटेंशियल अगर आपको पता चल जाए वो तो आपको पता चल गया। अब मिनिमम पोटेंशियल क्या हो सकता है? मिनिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम पोटेंशियल का आपको एवरेज लेना है। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस ओवर अ हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए एवरेज कितना होगा? एवरेज का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना। एवरेज वैल्यू मैंने आपको बताई तो है, 2I0 अपॉन पाई होता है ना। तो वहाँ से वो कंसेप्ट आप लगाओ ना एवरेज का। हाँ, 2V0 अपॉन पाई। तो वहाँ से आंसर नहीं आ रहा क्या एवरेज में? क्या दिक्कत? वोल्टेज आरएमएस में है ना। हाँ, तो आरएमएस वोल्टेज को उसमें कन्वर्ट करो ना, √2 का फैक्टर से मल्टीप्लाई हाँ, करके। तो फिर आपको नहीं आ रहा है। तो भी आंसर नहीं आ रहा है? 155.5 अच्छा, V0 होगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए बेटा, कंसेप्ट तो वही है।
लेट एक बार फिर से अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, सब लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट 2 होमवर्क क्वेश्चन। 100 ओम आयरन रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 100 ओम, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 110 वोल्ट, 60 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है 60 हर्ट्स, ठीक है। व्हाट इज द पीक पोटेंशियल डिफरेंस, तो पीक कैसे निकाला आपने, सबसे पहले ये बताओ। पहला पार्ट इसका है व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। पीक वैल्यू क्या होगा इसका, VRMS into √2। VRMS इंटू √2। RMS कितना दे रखा है, 110। हाँ, तो इसका आंसर बराबर आ रहा है, मैच हो रहा है। हाँ, ये कितना आ रहा है, 155.5। 155.5, ठीक है। चलो ये वाला आंसर आपका मैच हो गया। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा हुआ है, सेकेंड पार्ट में पूछ रखा है एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस ओवर अ हाफ साइकिल, है ना। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, तो एवरेज तो हमेशा हम हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं ना, विच इज 2 टाइम्स V0 अपॉन पाई, है ना। हाफ साइकिल के लिए एवरेज तो इतना ही होना चाहिए। यहाँ से सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है, V0 का वैल्यू आप यहाँ से रखोगे 155.1 अपॉन पाई, इसको सॉल्व करो जरा, कितना आंसर आ रहा है। आंसर मैच नहीं हो रहा क्या, ये 98.95 आ तो रहा है बेटा, क्या दिक्कत है इसमें। 98.95 आ रहा है, कैलकुलेटर पे करके देख लो आप। इसमें कंसेप्ट बेटा वही रहेगा, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन वही रहेगा। मितेश का देखो आंसर आ गया 98.95, कितना आ रहा है बेटा, 2 इंटू 155.1 डिवाइडेड बाई पाई, 98.7 आ रहा है मेरे पास। हाँ तो सही तो है, उतना ही दे रखा है, उसके अराउंड ही दिया हुआ 99.1, करेक्ट है आपका। 98.7 आ रहा है या फिर 99.1 आ रहा है, यस सर, आ गया। अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आएगा बेटा, इसमें कभी गड़बड़ नहीं होगी। वो मेरे ख्याल से आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैंने भेजे थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, है ना। तो इसमें आंसर आने का ना आने का कोई चांस होता ही नहीं, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो बता दो, अच्छा हुआ बेटा डाउट पूछ लिया करो। तो सर एक और है 31 में भी। 31 में भी डाउट है, चलो सब 31 क्वेश्चन देखेंगे। 31 में क्या डाउट है, 31 कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, एन ऑल्टरनेटिंग EMF ऑफ, अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, अच्छा, ऑल्टरनेटिंग EMF आपको दे रखा है विच इज इक्वल टू 200 साइन ऑफ 100 पाई t is applied to a circuit containing a inductance of 1 by pi Henry। अच्छा, मतलब ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है। इसमें खाली एक इंडक्टर लगा हुआ है और ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। और इसका इंडक्टेंस हमें दिया हुआ है, EMF इसका हमें दे रखा है विच इज 200 साइन 100 पाई t। इंडक्टेंस का वैल्यू 1 अपॉन पाई हेनरी गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, राइट द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट। देखो ये तो सिंपल है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट साइन नॉट साइन ओमेगा टी। है ना। तो इंस्टेंटेनियस करंट आप कैसे लिखोगे, हमें पता है कि इंडक्टर में जो करंट होता है वो बेटा 90 डिग्री से पीछे चलता है ना। तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2,
अगर प्योर इंडक्टर है तो हमें पता है करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय 90 डिग्री। तो जनरल इक्वेशन तो हमें पता ही रहता है ना, इस तरह का होगा। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, देखो ओमेगा हमें गिवन है, ओमेगा इज अवर गिवन 100 पाई, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 100 पाई। अब सिंपल सब्सटीट्यूशन करना है आपको, और कुछ नहीं करना। 100 पाई यहाँ पे हमने ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया, आई नॉट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। आई नॉट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ। आई नॉट का वैल्यू यू कैन कैलकुलेट सिंपली विच इज़ ई नॉट अपॉन जेड, है ना। अब यहाँ पे जेड क्या होगा, एक्सएल के बराबर, क्योंकि ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना। मैंने आपको मॉर्निंग क्लास में बताया था जनरली हम इस जेड का यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज इम्पिडेंस। और अगर आपका सर्किट प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो ये इम्पिडेंस का वैल्यू किसके बराबर होगा, एक्सएल के बराबर होगा। तो आई नॉट का वैल्यू यू कैन डायरेक्टली राइट विच इज़ ई नॉट अपॉन एक्सएल, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ये स्क्रीन कहाँ गायब हो गया, पिछली कई क्लासेस में ऐसा ही हो रहा है, अचानक से स्क्रीन हमारा डिसेबल हो जाता है। एक बार किसी को पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू पता चल जाएगा। इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा, आई नॉट का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, ओमेगा का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो हो जाएगा ना सॉल्व। अब ये आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट का वैल्यू पता है ना विच इज़ 200। यस सर। अब तो हो गया ना सॉल्व, इसमें था क्या, 200 अपॉन विच इज z इज इक्वल टू एक्सएल एंड एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा का वैल्यू पता है 100 पाई और एल का वैल्यू कितना है 1 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपका ये आ जाएगा 2 आ जाएगा आई नॉट का वैल्यू। तो विल सब्स्टिट्यूट हियर 2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2, दिस विल बी द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, दैट्स इट। देखो जो कंसेप्ट बता रखा है उस कंसेप्ट को खाली दिमाग में रख के चलो, सारे क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं निकले। और कोई डाउट है तो बताओ, और किसी को कोई डाउट है बेटा, कल के होमवर्क में, होमवर्क के जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपका ये चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम आगे चलते हैं। सुबह हमने एलसीआर सर्किट डिस्कस कर लिया था, है ना। एलसीआर सर्किट सबको समझ आ गया था, है ना। एलसीआर सर्किट सबको क्लियर हो गया था, वेरी गुड। अब हम कुछ मिक्स सर्किट के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे सीआर सर्किट हो गया, एलसीआर सर्किट हो गया, है ना। मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपकी थ्योरी जो है सुबह की वो अच्छे से रिवाइज हो जाए, है ना। सपोज करो हमारे पास इस तरह का एक सर्किट गिवन है, लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल। हमारे पास सीआर सर्किट गिवन है, वन कैपेसिटर इज गिवन एंड वन रेजिस्टर इज गिवन। It is connected to a source of 200 volt and frequency is 50 hertz, ठीक है। frequency is 15 hertz. Capacitance is given to you, capacitance का value given है which is 100 upon pi microfarad, and resistance का value given है which is 100 ohms, ठीक है। then you have to find number 1 impedance of the circuit, है ना। पहले हमें क्या निकालना है, impedance, impedance का मतलब Z। number 2 we have to find power factor angle, power factor angle means phi। मैं साथ साथ देखो टर्म्स के नाम भी लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। दिस इज नोन एज पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल। दिस इज नोन एज इम्पिडेंस। थर्ड यू हैव टू फाइंड आउट पावर फैक्टर, ठीक है।
अब ये पावर फैक्टर आपने अभी तक नहीं सुना होगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर इज नथिंग बट कॉस ऑफ फाई। पावर फैक्टर किसको बोलते हैं हम? कॉस फाई को। जैसे ही हमें फाई एंगल पता चलेगा तो हम कॉस फाई इजीली निकाल सकते हैं, तो कॉस फाई को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है। अब ये क्वेश्चंस के थ्रू हम ये सारी टर्मिनोलॉजीज अपने दिमाग में सेट करते जाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है ना, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ बता दूंगा। पावर फैक्टर के बाद हम निकालेंगे करंट। पार्ट नंबर 5 मैक्सिमम करंट। पार्ट नंबर 6 ये सब हमें निकालना है भैया। वोल्टेज अक्रॉस आर। पार्ट नंबर 7 जिनको आता है वो निकालना शुरू कर दे, वेट ना करे। वोल्टेज अक्रॉस सी। चलो पहले इतना निकालते फिर आगे के सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं ना। चलो पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन, है ना। तो पहले हमें क्या निकालने को बोला है? इम्पिडेंस। तो बताओ इम्पिडेंस कितना हो जाएगा? इम्पिडेंस क्या होता है? इम्पिडेंस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब ये कैसा सर्किट है? आरसी सर्किट, है ना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? सुबह ही मैंने निकालना सिखाया था। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका यहाँ से हमें पता चल जाए। एक्सी कैसे निकालोगे? एक्सी निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है। एक्सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 1/ओमेगा सी। क्या ओमेगा का वैल्यू हमें पता है? नहीं, ओमेगा नहीं पता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं, विच इज़ 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? 2 इंटू 50 विच इज़ 100 पाई। मुझे लगता है खाली मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग खाली देख रहे हो। अरे समझ आ रहा है क्या? यस ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? यहाँ से हमें मिल गया एक्सी का वैल्यू। ठीक है, एक्सी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको। सी का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से आपको इम्पिडेंस का वैल्यू पता चल जाएगा। जल्दी से बताओ इम्पिडेंस का क्या वैल्यू आ रहा है, इसको सॉल्व करके निकाल के बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस? Z का वैल्यू कितना आ रहा है? अब साथ साथ सॉल्व करते जाओगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लेने वाला हूँ अभी आपसे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इम्पिडेंस का वैल्यू कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। कोई निकाल नहीं रहा क्या? अब तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ये काम आपको करना है। ठीक है, यहाँ से इम्पिडेंस का वैल्यू निकालना, और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। मैं आगे चलता हूँ सेकेंड पार्ट पे। नेक्स्ट इज योर पावर फैक्टर। फाई एंगल को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। अब ये कैसे निकालेंगे? इसका फेजर किस तरह से होगा? देखो रेजिस्टेंस आपका इधर होगा, रेजिस्टेंस का वेक्टर, और एक्सी वाला जो पार्ट है 1/ओमेगा सी आगे जाएगा कि नीचे जाएगा? हमें पता है कि करंट क्या करता है? लीड करता है ना, है ना। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा आपका एक्सी वाला पार्ट, है ना। एक्सी वाला पार्ट आपका ऊपर जाएगा। रिजल्टेंट आपको Z यहाँ पे कहीं मिलेगा। तो सपोज करो इसका एंगल फाई है ना। इसका एंगल कितना है? फाई। तो यही फाई एंगल हमसे पूछा गया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो tan फाई इज इक्वल टू
XC अपॉन R, ठीक है। XC का वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा सी। यहाँ से आपको tan इनवर्स करोगे तो फाई का वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज नोन एज योर पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। जैसे ही हमें पावर फैक्टर एंगल एक बार पता चल गया, पावर फैक्टर एंगल कितना आ रहा है निकाल के मुझे बताओगे आप लोग ये सब चीज़ें। पावर फैक्टर एंगल का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके बताओ कितना आया, इम्पिडेंस का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कितना आया। जैसे ही हमें पावर फैक्टर एंगल मिलेगा तो हम cos फाई इजीली निकाल सकते हैं, और इसी cos फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। cos फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो 3 पार्ट तो हमारे इजीली सॉल्व हो गए। अब आ जाओ 4th पार्ट पे, दैट इज़ योर करंट। अब करंट क्या होगा, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला हो कि बेटा करंट फाइंड करो, तो आपको हमेशा RMS करंट फाइंड करके देना है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट में कुछ भी मेंशन नहीं किया कि पीक वैल्यू फाइंड करूँ कि क्या फाइंड करूँ, करंट खाली करंट बोला गया। खाली करंट का मतलब होता है RMS करंट। यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, जब जनरल स्टेटमेंट आपको दे दिया गया हो कहीं भी क्वेश्चन में, तो हमें हमेशा RMS करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। RMS करंट यहाँ से कितना आ जाएगा, विच इज़ VRMS अपॉन इम्पिडेंस। अब VRMS तो हमको पता ही है, VRMS कितना होगा, इम्पिडेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और VRMS हमें ऑलरेडी गिवन है। देखो यहाँ पे जो सोर्स का पोटेंशियल दिया रहता है ना आपको, ये जो पोटेंशियल दिया होता है ये हमेशा VRMS दिया होता है। मैंने कल भी इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट्स में आपको बताया था कि जो भी सोर्स हमें सोर्स करंट या सोर्स पोटेंशियल जो भी दिया होता है, ये सब RMS वैल्यू होती है, ठीक है। ये कभी भी पीक वैल्यू नहीं होती, ये हमेशा RMS वैल्यू दी होती है, ठीक है। इसी पे मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, तो मैं आपको बाद में पूछूंगा, पहले हम ये कंप्लीट कर लें। तो RMS करंट इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो विच इज़ 200 अपॉन Z। Z का वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इम्पिडेंस, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम करंट। तो देखो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, I max इज इक्वल टू √2 टाइम्स IRMS। ये तो हम सबको पता है ना, मैक्सिमम करंट इज √2 टाइम्स RMS करंट। जैसे ही हमें RMS करंट पता चल जाएगा तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम करंट का वैल्यू पता चल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R। तो रेजिस्टर R के अक्रॉस वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा वो होगा करंट RMS इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ आई, हमेशा RMS करंट ही लोगे, यहाँ पे कोई पीक करंट नहीं आएगी, पूरे सर्किट में आपकी RMS करंट ही फ्लो होगी। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना होगा तो क्या करोगे, अगेन यू विल राइट RMS करंट इनटू XC विच इज़ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, और XC का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं विच इज़ 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 7 के 7 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। समझ आया सबको किस तरह से कैलकुलेशन करना है, यस। बेटा समझ आ रहा है, मुझे लगता है मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, क्वेश्चन पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में आपको पूछ रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R, R के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा, विच इज √2 टाइम्स VRMS, √2 टाइम्स ऑफ VRMS। दिस विल बी योर मैक्सिमम और पीक वैल्यू, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, अगेन यू विल राइट √2 टाइम्स कैपेसिटीज वोल्टेज अक्रॉस R, है ना, वापस √2 टाइम्स VRMS अक्रॉस कैपेसिटर,
पहले हमने वी आर एम एस अक्रॉस रेजिस्टर लिया, ठीक है। और क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे छोटे छोटे, देखो कैसे, और क्या पूछ सकता है आपसे। व्हाट इज द एवरेज पावर। हाँ, पावर के बारे में अभी तक मैंने कोई बात नहीं करी, तो पावर के बारे में भी अभी बात कर लेंगे। व्हाट इज द एवरेज पावर। तो पावर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एवरेज पावर इज डिफाइंड एज योर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। अब पावर के बारे में आप यहाँ से समझोगे, ये जो कॉस फाई होता है इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। पावर हम सबको पता है वी आई होता है ना। तो वी आई हम लेते थे हमारा जब सोर्स डीसी होता था। एसी सोर्स के लिए पावर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई, वेर फाई इज द पावर फैक्टर एंगल एंड कॉस फाई इज योर पावर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर कितना होगा अगर मुझे निकालना हो। व्हाट इज द पावर अक्रॉस रेजिस्टर। रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर होगा, पावर अक्रॉस योर रेजिस्टर। हम सबको पता है रेजिस्टर में कोई भी करंट जाती है तो हीट के फॉर्म में लॉस होता है, तो पावर आपका आई स्क्वायर आर होगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। दिस विल बी द पावर अक्रॉस योर रेजिस्टर। क्या कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पावर होगा। लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, व्हाट विल बी द पावर अक्रॉस योर कैपेसिटर। क्या कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पावर होगा, सोच के बताना। क्या इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी पावर होगा। What will be the power across the capacitor? Yes. कैपेसिटर के अक्रॉस आपका पावर क्या होगा, 0। कैपेसिटर के अक्रॉस पावर कितना होगा, 0। क्यों 0 हुआ, कोई बताएगा। व्हाट इज द रीजन, कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा पावर क्यों 0 हो गया। एवरेज पावर अक्रॉस द कैपेसिटर इज 0, वाई। एनी वन ऑफ यू। नो वन। आप लोग ही सोचोगे, इतना अच्छे से मैंने आपको फेजर डायग्राम समझाया है, उसके बाद भी आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो। यू हैव टू थिंक। फेजर डायग्राम बताने के बाद भी ये हाल है। नोट्स नहीं बना रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम, आप लोग ही सोचो और जिसको पता चले मेरे को आंसर बताए। नाउ दिस वाज द क्वेश्चन ऑन सीआर सर्किट, है ना। अब हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं एलसीआर सर्किट पे, जहाँ पे हम तीनों सर्किट्स को कंबाइन करने वाले हैं, एल, सी और आर को, ठीक है। हमारे पास एक एलसीआर सर्किट है, सपोज करो सीरीज में कनेक्टेड है तीनों चीज़ें। दिस इज़ योर इंडक्टेंस, दिस इज़ योर कैपेसिटेंस एंड दिस इज़ योर रेजिस्टेंस। तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया विद एन एसी सोर्स, जिसका ईएमएफ हमें दे रखा है, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स
with EMF is equal to 30 sin 100 t, ठीक है, 30 sin 100 t, ठीक है। इस तरह का हमें सोर्स गिवन है। एल का वैल्यू हमें दिया हुआ है, इंडक्टेंस का वैल्यू गिवन है विच इज 100 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस का वैल्यू हमें गिवन है विच इज 100 माइक्रोफेरेड, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है विच इज 120 ohms, and you have to find the number 1 impedance, number 2 the peak value of current, and number 3 also you have to calculate the resonant frequency of the circuit, resonant frequency of the circuit, resonant frequency of the circuit, ठीक है। तो अब इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली हमने, जो भी हमने सुबह मॉर्निंग क्लास में पढ़ा था LCR सर्किट के बारे में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ मेरे को इम्पेडेंस कैसे निकालोगे। इस तरह का आपको सर्किट दे रखा है, हाउ विल यू कैलकुलेट द इम्पेडेंस। सबसे पहले तो हमें इम्पेडेंस फाइंड करना है। इम्पेडेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाओगे, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालोगे, है ना। इम्पेडेंस फाइंड करना सिखाया ना आपको। इम्पेडेंस फाइंड करके बताओ चलो फटाफट। ये सर्किट आपको गिवन है इस तरह का, इम्पेडेंस कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले एल हमें पता है, तो एक्सएल का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा हमें, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। सिमिलरली एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और रेजिस्टेंस तो हमें पता ही पता है। तो इसका डायग्राम कैसे होगा देखो, इस टाइप का डायग्राम आपका होगा। ये हमारा रेजिस्टर है, ये हमारा एक्सी है, और ये हमारा एक्सएल है, ठीक है। तो दोनों का नेट निकालेंगे। सबसे पहले एक्सी का वैल्यू फाइंड करो। ओमेगा कितना दे रखा है, साइन ओमेगा टी। ओमेगा इज गिवन हियर 100, ओमेगा का वैल्यू पता है, तो यहाँ से एक्सी का वैल्यू पता चल जाएगा, which is 1 upon 100 into कैपेसिटेंस इज 100 into 10 की पावर -6। यहाँ से आपको एक्सी का वैल्यू पता चलेगा। सिमिलरली एक्सएल का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, which is 100 into L, which is 100 मिली हेनरी। तो 100 into 10 की पावर -3 हेनरी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर एक्सएल, ठीक है। अब दोनों में से कंपेयर करके देखो कौन सा वैल्यू बड़ा आ रहा है, एक्सी बड़ा आ रहा है कि एक्सएल बड़ा आ रहा है। दोनों में से किसकी डोमिनेटिंग ज़्यादा है, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है कि इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है। ये फाइंड आउट करके बताओ किसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, एक्सी एक्सएल से बड़ा आ रहा है या फिर एक्सएल एक्सी से बड़ा आ रहा है। चेक करके बताओ तो जरा, कौन सा फैक्टर आपका डोमिनेटिंग आ रहा है यहाँ। कैपेसिटर का ग्रेटर आ रहा है ना, कितना आ रहा है वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो, वैल्यू कितनी आ रही है वो भी फाइंड आउट कर लो। ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट, कितनी वैल्यू आ रही है उसकी। एक्सी का वैल्यू आ रहा है 100 ओम, है ना, और एक्सएल का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली, बहुत अच्छा। एक्सी का वैल्यू आ रहा है 100 ओम, मेरा पेज कहाँ गया। एक्सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 100 ओम। आप लोगों की वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं, हाँ, आप लोगों ने जो निकाला है वही मैं पुट कर रहा हूँ, 100 ओम। और एक्सएल का वैल्यू आ रहा है 10 ओम। तो एक्सी माइनस एक्सएल कितना हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल यहाँ पे कहीं आएगा, विच इज़ 90 ओम। 90 ओम के बराबर होगा। 90 ओम इज़ योर एक्सी माइनस एक्सएल। सिमिलरली रेजिस्टेंस हमें पता है कितना है,
रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी दे रखा है विच इज़ 120 ओम्स, तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं आएगा, दिस विल बी योर इम्पिडेंस, है ना। तो इम्पिडेंस का वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, दिस विल बी योर इम्पिडेंस। यहाँ से सॉल्व करके देखो कितना आएगा, मेरे ख्याल से आ जाएगा ये 150 ओम के बराबर, ठीक है। इम्पिडेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 ओम। फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज डन। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है आपको, फाइंड द पीक करंट। तो पीक करंट कैसे निकालोगे, पीक करंट क्या होता है, पीक करंट इज डिफाइंड एज ई नॉट अपॉन जेड, ई नॉट अपॉन जेड। ई नॉट का वैल्यू ऑलरेडी वी नो, कितना ई नॉट, यहाँ से कंपेयर करो इक्वेशन से, 30, तो विल राइट 30 अपॉन 150 which is equal to 1/5 ampere. This will be the value of your peak current, or you can write 0.2 ampere, ठीक है। यहाँ से हमें पीक करंट का वैल्यू भी पता चल गया। थर्डली हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एग्जाम में ये पार्ट कई बार पूछा जाता है, हमेशा एलसीआर सर्किट में उनका फेवरेट टॉपिक होता है रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको ज़रूर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। जब भी एलसीआर का क्वेश्चन आता है तो वो रेजोनेंस पे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं, ताकि बच्चों को पता है कि नहीं पता ये वहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो मॉर्निंग क्लास में ही हमने पढ़ा था रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में जो आपका एक्सी है वो एक्सएल के बराबर हो जाता है, एक्सी एक्सएल के बराबर हो जाता है। दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, एक्सी बराबर एक्सएल। एक्सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी एंड एक्सएल इज ओमेगा एल। यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। So we will write here omega is equal to 1 upon under root of LC, ठीक है। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ से पता चल जाएगी, हमें ओमेगा का वैल्यू यहाँ से क्लियर पता चलेगा। ओमेगा कितना आ रहा है निकाल के बताओगे, एल का वैल्यू हमें पता है और सी का वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L is given to you which is 100 milli Henry, तो 100 into 10 की power minus 3 and capacitor is given to you 100 microfarad which is 100 into 10 की power minus 6। इसको सॉल्व करके बताओ जरा ओमेगा कितना आएगा। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकाल के बताओ कि ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा। 100 हो गया, 100 मतलब 10 की पावर 4, है ना, और 10 की पावर 4 और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9, कितना हो जाएगा, -9 + 4 मतलब -5, है ना। रूट लोगे तो काफ़ी मतलब अजीब सा ही तुम्हें टर्म मिलेगा, है ना। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, ओमेगा का वैल्यू जैसे ही आपको पता चलेगा इसको आप कंपेयर करोगे 2πf से, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π इंटू योर ओमेगा। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। एट रेजोनेंस योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बिकम इक्वल टू योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजोनेंस पे क्या होता है, जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है ना, दोनों रिएक्टेंस हमारे सेम हो जाते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस।
अब रेजोनेंस की कंडीशन पे ना और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में क्वेश्चन आया था एक बार कि एट रेजोनेंस मैं आपको स्टेटमेंट लिख के देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा था कि एट रेजोनेंस द रेजिस्टेंस of the circuit of the LCR circuit is option A maximum, option B minimum, option C 0, option D can't say। एक मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था कि रेजोनेंस कंडीशन पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है LCR सर्किट का, क्या वो मैक्सिमम होगा, क्या वो मिनिमम होगा, क्या वो 0 होगा, या फिर हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 1 मार्क। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? अच्छा, अभी ओमेगा की वैल्यू ही निकाल रहे हो आप लोग? अभी ओमेगा की वैल्यू पे ही पड़े हो? ओमेगा का वैल्यू तो निकल गया होगा ना। ओमेगा के बाद आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालने को दे दिया है मैंने। दिस इज योर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 50 हर्ट्स के बराबर। आंसर विल बी योर 50 हर्ट्स। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट मैंने 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपको पूछा है। एट रेजोनेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द LCR सर्किट इज, ऑप्शन ए इज मैक्सिमम, ऑप्शन बी इज मिनिमम, ऑप्शन सी इज 0 और ऑप्शन डी वी कांट से एनीथिंग। यस, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? भाई क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे लग रहा है ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ मैं, किसी का आवाज़ ही नहीं आ रही है मेरे को। एक भी जन की आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, या तो मुझे लग रहा है सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है, या फिर लगता है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। Yes or no? मैक्सिमम होगी। पल्लव इज सेइंग मैक्सिमम। हर बच्चे को अपना ओपिनियन देना है बेटा, सबका अपना अपना आंसर होना चाहिए, सबका अपना अपना रीज़न होता है ना? ऐसा नहीं एक दो आंसर कर रहे हैं बाकी लोग सुन रहे हैं। रेजोनेंस पे आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हमारा होगा क्या होगा? मैंने आपको सुबह ही बताया था जो LCR का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो हम कैसे निकालते हैं, बट ध्यान से देखना, आप लोग शायद उस इक्वेशन को पकड़ नहीं पाए। Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर LCR सर्किट। ठीक है, अभी सुबह क्लास में हमने डिस्कस किया। तो रेजोनेंस पे क्या होता है हम सबको पता है। एट रेजोनेंस द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज दैट एट रेजोनेंस XC बराबर XL। तो XC बराबर XL इसमें आप पुट करोगे तो आपको Z की वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगी? R के बराबर। जो आपका इम्पिडेंस हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा।
this is the minimum value of resistance. This is not the maximum value, this is the minimum value. क्यों मिनिमम है? मान लो सपोज करो XC का वैल्यू XL से बड़ा होता. अब मैं आपको तीनों केस डिस्कस करके बता रहा हूँ. हम एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाए. बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज करो XC का वैल्यू ले लो 5, XL का वैल्यू ले लो 3 और R का वैल्यू ले लो 4. अब निकालो Z का वैल्यू कितना आएगा. दिस इज योर फर्स्ट केस. सेकेंड केस, XC का वैल्यू ले लो 3, XL का वैल्यू ले लो 5, XL का वैल्यू ले लो 5, R का वैल्यू ले लो 4. अब निकालो Z का वैल्यू कितना है. थर्ड केस, XC का वैल्यू ले लो 3, XL का वैल्यू भी ले लो 3 और R का वैल्यू ले लो 4. अब निकालो Z का वैल्यू कितना है. ये तीनों डिफरेंट केस है. पहले केस में आपका XC इज ग्रेटर देन XL है. सेकेंड केस में XC इज लेस देन XL है. एंड थर्ड केस में XC बराबर XL है, विच इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. दिस इज द कंडीशन ऑफ योर रेजोनेंस. तीनों केस में जरा Z का वैल्यू कैलकुलेट करो और देखो कौन से केस में Z का वैल्यू आपका मिनिमम आ रहा है. जरा मुझे बताओ. इस केस में Z कितना आ रहा है, इस केस में Z कितना आ रहा है और इस केस में Z कितना आ रहा है. जरा निकाल के देखो, तभी आपको पता चलेगा. ऐसे नहीं तो मुंह बना के बैठे रहोगे. और जरा कैलकुलेट करो, थोड़ा हाथ चलाओ, इसको कैलकुलेट करके देखो. थर्ड केस में देखो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी, है ना. अब मेरे ख्याल से आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा. देखो, चाहे XC बड़ा हो चाहे XL बड़ा हो, जब आप दोनों का डिफरेंस लेके स्क्वायर करोगे तो वो चीज कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही होगी ना. तो पॉजिटिव होगी तो वो Z को इंक्रीज करेगी, है ना. तो सबसे मिनिमम वैल्यू Z की तभी होगी जब हम ये वाले टर्म को खत्म कर दें, ये वाले टर्म को जीरो कर दें. क्योंकि चाहे XC बड़ा हो चाहे XL बड़ा हो, जब आप डिफरेंस लोगे और स्क्वायर करोगे तो दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है. किसी भी स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है. तो इसलिए जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो Z की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी. तो यहाँ के इसमें Z का वैल्यू आपका R के बराबर आएगा एंड दैट विल बी योर मिनिमम वैल्यू. तो एट रेजोनेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, LCR सर्किट इज मिनिमम. दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड. और बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलत आंसर टिक किया था, मैक्सिमम टिक करके आए थे. जैसे आपने अभी अभी आंसर दिया ना, वैसे ही एग्जाम में स्टूडेंट्स ने यही मिस्टेक करी थी. वो लोग मैक्सिमम पे टिक करके आए थे और उनका आंसर रॉन्ग हो गया. अब इसी पे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. एट रेजोनेंस इन LCR सर्किट, दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का. एट रेजोनेंस इन LCR सर्किट the current is option A maximum, minimum, zero, can't say. Yes, at resonance in LCR circuit, now the current, it is asking about the current. ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, ध्यान से देखना, करंट के बारे में पूछ रहा है. इसलिए क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना चाहिए और उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे टिक करना चाहिए. रेजोनेंस कंडीशन पे आपको करंट के बारे में पूछा जा रहा है. ठीक है, करंट की वैल्यू में क्या आएगा बताओ. वेरी गुड. नाउ करंट विल बी मैक्सिमम, है ना. अब तो हमको ओम्स लॉ पता ही, वी आर फैमिलियर अबाउट द ओम्स लॉ, है ना. I is equal to V by R, or you can say E by Z. If Z is minimum, then I will be maximum.
सो रेजोनेंस पे जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है. दिस इज द कंडीशन फॉर योर रेजोनेंस. ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं और फिर हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं. ठीक है, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. वैसे इस पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, है ना. जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप सॉल्व करके बताना. वन लास्ट एग्जाम्पल वी विल डू, दिस टॉपिक विल बी कवर्ड. एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स. सपोज करो हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट किया है. इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स. दिस इज योर एसी सोर्स. ठीक है, और इंडक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है विच इज 200 मिली हेनरी. ठीक है, AC source having the peak value of EMF is 210 volts. तो पीक वैल्यू आपको दी हुई है E0 is equal to 210 volts and frequency is 50 hertz. ठीक है, calculate the peak current. You have to find the value of I0. What is the peak current and what is the instantaneous voltage of the source when the current is at its peak value. अच्छा, चलो सेकेंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले हम I0 का वैल्यू निकालेंगे. बताओ पीक करंट का वैल्यू कितना होगा. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. जल्दी से निकाल के बताओ. अब ये तो प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इसका इम्पिडेंस आप इजीली निकाल सकते हो, है ना. LCR सर्किट भी नहीं है, सिंपल इंडक्टर वाला सर्किट है. फाइंड द वैल्यू ऑफ I0. सबको ट्राई करना है अभी क्वेश्चन. अब मेरे ख्याल से हम इस चैप्टर को कल तक हम मोस्ट प्रोबेबली इसको फिनिश कर देंगे. अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ रह नहीं गया, छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं. एक तो आपका क्वालिटी फैक्टर रह गया और उसके बाद ट्रांसफार्मर रह गया, बस, है ना. 2-3 कंसेप्ट्स रह गए हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कल की क्लास में ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा और परसों से फिर हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, परसों हम चैप्टर नंबर 8 आपका शुरू कर देंगे. और चैप्टर नंबर 8 भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था. वो 1-2 दिन का ही चैप्टर है और 2 दिन में वो भी पैकअप हो जाएगा. फिर हमारा जो टारगेट रहेगा, मेन टारगेट, दैट इज़ योर फिज़िक्स पार्ट 2, है ना. पार्ट 2 की फ़िज़िक्स हमें कवर करनी है. पार्ट 1 हमारा कवर हो जाएगा विद इन 3 to 4 days, या आप एक हफ्ता और पकड़ लो. आज हो गया है 16 ना, तो 17, 18, 19 और 22. बाय 22 और 24 हमारा पार्ट 1 फिनिश हो जाएगा. क्रिसमस से पहले हम इसको कवर कर देंगे और क्रिसमस के बाद फिर हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, जेई के बारे में कई बच्चों को डाउट्स आ रहे थे कि सर हम किस तरह से पेपर को देंगे. तो अभी तक जो एनटीए की तरफ से जो नोटिस आया है, उन्होंने यही कहा है कि आप 4 अटेम्प्ट्स में दे सकते हो पेपर को और जो भी अटेम्प्ट आपका बेस्ट रहेगा वो कंसिडर किया जाएगा. फरवरी में शायद आपका पहला अटेम्प्ट होगा जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. फरवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट, मार्च में सेकेंड अटेम्प्ट, अप्रैल में थर्ड और मई में फोर्थ. ठीक है. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको चारों अटैम्प्ट देने. आप कोई भी अटैम्प्ट कंसिडर कर सकते हो. जिनको चारों देने वो चारों दें, जिनको 3 देने 3 दें, जिनको 2 देने 2 दें, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो. और जितने भी आपने अटैम्प्ट्स दिए हैं उसमें से जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाए. ठीक है. अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही आई है, इससे ज़्यादा अभी तक उन्होंने कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया. ठीक है. ये इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको मेरे ख्याल से अवेलेबल हो गई होगी. तो फरवरी से आपका शायद पेपर होना शुरू हो जाएगा, है ना. फरवरी 22 से लेके 25 तक की डेट्स शायद निकाली है. अभी टेंटेटिव डेट्स मिले हैं, अभी एग्जैक्ट डेट्स पता नहीं चले. मेरे ख्याल से यही होंगे, फरवरी एंड में ही होगा आपका ना, 22 से 25 फरवरी के बीच में.
तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर, या फिर हो गए होंगे शुरू, आज कल में शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन जो आपको फॉर्म भरना होता है JEE के लिए, वो मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा। और अप्लाई ऑनलाइन ही करना होता है, JEE मेंस की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन लिंक आएगी आपको, वहाँ से एप्लीकेशन भरना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो कोर्स चल रहा है एकदम पेस पे चल रहा है, और आप बस अपना जो प्रिपरेशन हमारा चलता जा रहा है उसको परफेक्टली करते जाओ, उसमें किसी भी तरह की कोई भी वो मत करो। अच्छा, I0 का वैल्यू कितना आ गया? 3.34 एम्पियर। वेरी गुड, सबका सेम आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आया। I0 का वैल्यू आपका आ जाएगा 3.34 एम्पियर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स। हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालना है, EMF का वैल्यू निकालना है। इंस्टेंटेनियस EMF ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू, है ना। जब करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? I0 के बराबर, है ना। करंट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? I0 के बराबर। ठीक है, जब करंट का वैल्यू पीक वैल्यू हो जाएगा तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF कितना होगा? तो EMF का इक्वेशन पहले आप लिख दो सबसे पहले, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ठीक है। तो EMF का वैल्यू हमें निकालना है ना, इंस्टेंटेनियस EMF का वैल्यू व्हेन योर I इज इक्वल टू I0, है ना। करंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? I0 के बराबर। तो हम सबको पता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। जब I का वैल्यू I0 के बराबर हो जाएगा तो साइन ओमेगा t का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो मतलब ओमेगा t का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ओमेगा t आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, तो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंस्टेंटेनियस EMF कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आपका करंट का वैल्यू पीक वैल्यू होगा, उस इंस्टेंट पे आपका इंस्टेंटेनियस EMF कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जिस इंस्टेंट पे हमारा करंट का वैल्यू पीक होगा, उस इंस्टेंट पे आपका इंस्टेंटेनियस EMF किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और कल फिर हम आगे डिस्कस करेंगे क्वालिटी फैक्टर। टुमारो वी विल डिस्कस क्वालिटी फैक्टर एंड देन वी विल डिस्कस ट्रांसफार्मर। ठीक है, 2 टॉपिक्स आपके रहते हैं, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।